हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम अपनी क्लास की शुरुआत जनरल नॉलेज से करेंगे। और जनरल नॉलेज में भी हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ईटीसी, कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम आज का पहले ही क्वेश्चन देखें अपना। हमारा पहले ही क्वेश्चन देखो क्या आपका इसमें दे रखा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। यानी कि आपको निम्नलिखित ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऋग्वेद जो है ना, यानी कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम बताना आपको क्या है। तो देखो पहले ऑप्शन में शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो आपसे पूछ रखा क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है आपका आयुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका आयुर्वेद। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका आयुर्वेद। देखो इस क्वेश्चन की डिटेल भी आपको देखो, ये इसका आंसर आयुर्वेद है ना। जिसमें देखा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। और आपका यानी कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा आपका आयुर्वेद। जैसे इस प्रकार देखो आपको यहाँ पर दे रखे इसने, यहाँ पर दे रखे यानी कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा बनेगा आपका आयुर्वेद बन गया। और आपका यजुर्वेद का कौन सा बनेगा आपका धनुर्वेद बन गया। सामवेद का गंधर्ववेद बन गया। और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद बन गया, है ना। तो ऐसे ही आपके वेद के उपवेद भी पूछ सकता है। तो आपका इसमें फिर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है इसमें क्या, कि संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर भी आपका ऋग्वेद ही बनेगा। या फिर पूछ ले आपसे सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसका आंसर भी क्या बनेगा आपका ऋग्वेद ही बनेगा, है ना। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा आपका ऋग्वेद ही बनेगा। जैसे इसमें आपका फिर आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल आपके, ऋग्वेद में कितने मंडल आपके, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। अगर आपसे पूछ लिया सूक्त कितने है ऋग्वेद में, तो सूक्त कितने है ऋग्वेद में आपके, यानी कि 1028 सूक्त आपके। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। अगर पूछ लिया ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, तो मंत्र है कितने, 10,462 मंत्र है। लेकिन इन पे ना, इन पे आपका यानी कि इन पे कोई आपका एक मत नहीं है। इन पे ये चर्चाओं में आप कहीं आपका यानी कि लगभग में ही है आपके, यानी कि 10,462। लेकिन मंडल आपके 10 ही है, सूक्त 1028 है, और मंत्र कितने 10,462। तो ये ऋग्वेद में आपका, है ना। अगर मुझे फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वेदों के रचनाकार कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, वेदों के रचनाकार कौन थे आपके, महर्षि वेदव्यास। वेदों के रचनाकार कौन थे, महर्षि वेदव्यास। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को हम इसी प्रकार पढ़ेंगे आपका, यानी कि क्वेश्चन की फुल डिटेल पढ़ेंगे। जैसे आपका इसमें यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या होता है आपका, आपका यानी कि सामवेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद में क्या आता है आपका। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण, यानी कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, है ना। यानी कि तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। देखो आपका पहले ऑप्शन पे है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद साहब बानी खान, नसीर उद दीन महमूद शाह। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, मोहम्मद बिन कासिम है ना। तो किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। देखो देखो समय आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब शासक कौन था, यानी कि अरब कौन था अगर पूछ लिया तो अब कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और इसने कब आक्रमण किया था भारत पर, यानी कि 20 जून 712 ईस्वी को कासिम और राजा दाहिर के बीच, यानी कि जो आपका 20 जून 712 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था राजा दाहिर और कासिम के बीच हुआ था, कासिम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने अपना युद्ध किसके साथ किया था, तो राजा दाहिर के साथ, है ना, राजा दाहिर के साथ।
ये आपका क्वेश्चन था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है मोहम्मद बिन कासिम, यानी केस में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप को विजित करना, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को विजित करना ही इसका लक्ष्य था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अब अगर आपसे मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं आपके, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। जैसे आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। तो ये देश आपके किस में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम का यही लक्ष्य था कि भारतीय उपमहाद्वीप को विजिट करना, है ना। पूछ लेता आपसे बहुत बार क्वेश्चन कि ये बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते रहना साथ के साथ। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। डार देखो क्या है ये, कि आपका इसमें आपको मार्को पोली नहीं है, ये आपका मार्को पोलो है। ये आपका इसमें जो है ना मिस्टेक हो रहा है, इसमें आपका मार्को पोलो है, मार्को पोली नहीं है, सब सही कर लेना अपना। यानी कि मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आए थे, है ना। कहाँ से? इसमें क्वेश्चन है आपका, यानी कि मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आए थे। और ये क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि मार्को पोलो कहाँ से भारत में आए थे। पहले ऑप्शन पे ब्रिस्टल, दूसरे ऑप्शन पे लिब्सन है, तीसरे ऑप्शन पे पेरिस, चौथे ऑप्शन पे क्या आपका वेनिस। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? वेनिस। वेनिस से मार्को पोलो भारत में थे। कहाँ से थे मार्को पोलो भारत में? वेनिस से। देखो यार आपका क्वेश्चन, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 1294 का मध्य भारत आया, है ना। इसने जो है ना आपका, देखो ये क्वेश्चन इसमें आपको इसी पढ़ना पड़ेगा, नहीं कि मार्को पोलो कब भारत आया था और कहाँ से आया था। तो आपका 1292 से 1294 में के मध्य भारत आया, और ये कहाँ का था? वेनिस का यात्री था ये, है ना। अब देखो कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। जैसे सबसे पहले इबन बतूता, ये यहाँ पर क्या इबन बतूता, आप ये इबन बताता लग रहा नहीं, ये आपका इबन बतूता है। इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और इबन बतूता भारत कब आया था? इबन बतूता आया था भारत में कब? यानी कि 1333 में। 1333 में इबन बतूता भारत आया था, 1333 में। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी को पता ही है, दिल्ली सल्तनत में था आपका, है ना। यानी कि इबन बतूता 1333 में मोरक्को देश से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब दूसरा यात्री कौन है इसमें? देखो आपका फाहियान। फाहियान कहाँ का यात्री था? फाहियान था चीन का यात्री। और ये किसके दरबार में आया था फाहियान? फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में। और फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत आया था यानी कि आपका 402 ईस्वी में। कब आया था आपका? 402 ईस्वी में। 402 ईस्वी में फाहियान भारत आया था, है ना। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में आया था। मैगस्थनीज, अब मैगस्थनीज कहाँ का यात्री था? यूनान का यात्री। और ये किसके दरबार में रहता था? मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये यूनानी यात्री था। अलबरूनी, अलबरूनी जो है ना, ये अलबरूनी यानी कि आपका किसकी, यानी गजनी से आया था। और ये किसके दरबार में रहता? महमूद गजनवी के साथ, क्योंकि ये गजनी से महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था अलबरूनी। तो ये गजनी का रहने वाला था अलबरूनी, और ये किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 3 था। हम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको भी करना क्या होगा, आपको भी सभी के सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करने होंगे, और उनके साथ के साथ ऐसे ऐसी डिटेल पढ़नी होंगी आपको, और नोट करते जाना साथ के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ आपको जीके में मार्क खाने नहीं देंगे, लेकिन आपको भी जितना हो सके ध्यान से वीडियो देखनी है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है। महात्मा गांधी ने
12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? भाई आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च, है ना, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा साबरमती से। कहाँ से की थी? साबरमती से की थी, है ना। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका? साबरमती। देखो ये इसकी डिटेल, है ना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 यानी कितने 79 समर्थकों, यानी कि 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। यानी कहां से चला था? पूछ लेता है, गांधी जी ने जो है ना आपका नमक आंदोलन यानी कि आपका साबरमती से कहां तक चलाया था? तो साबरमती से दांडी तक, है ना। और ये आपका 24 दिन बाद, यानी कि जो 12 मार्च 1930 को तो स्टार्ट हुआ था देखो आपका, और ये 6 अप्रैल 1930 में खत्म हो गया था। तो कितने दिन चला आपका? 24 दिन चला। बहुत बार पूछ लेता है आपसे कि नमक आंदोलन कितने दिन चला? तो 24 दिन चला, है ना। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? सवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब पूछ लेता है बहुत बार, गांधी जी ने यानी कि 12 मार्च 1930 को जो है ना आपका 79 समर्थकों के सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। कितने दिन की यात्रा की थी? 24 दिन की यात्रा। और 24 दिन की यात्रा में जो है ना कितनी दूरी तय की थी? तो कितनी दूरी तय की थी ना? 200, कितनी? 241 मील। कितनी? 241 मील दूरी ने तय की थी। कितनी? 241 मील दूरी तय की थी। पूछ लेता है बहुत बार, गांधी जी ने यानी कितनी दूरी तय की थी? 241 मील दूरी तय की थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे कौन सा आपका? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में इसने दिया है, हाँ 5 क्वेश्चन में इसने क्या दिया आपसे? अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यानी कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था अंतिम उपदेश ने अपना? पहला ऑप्शन में वैशाली, दूसरे पे लुम्बिनी, तीसरे पे कुशीनगर। यहाँ पर आपका कुशीनगर है, ये आपका यहाँ पर क्या है? कुशीनगर है। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे कुशीनगर है, चौथे ऑप्शन पे आपका सारनाथ। तो उसका आंसर बनेगा आपका कुशीनगर। यानी कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, है ना। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। ये रहा देखो उस क्वेश्चन का आंसर। ये तो उसका ए नहीं है, इसका आंसर सी है। सी में क्या है? कुशीनगर है आपका। अब देखो, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने, यानी कि आपका देखा ना क्वेश्चन, देखो उसमें अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में होता है, यानी कि महानिर्वाण क्या होता है? मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में ही हुई थी, है ना। देखो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। पूछ लेता है बहुत बार क्वेश्चन आपसे। कैसा क्वेश्चन करेगा आपका एग्जाम में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। फिर पूछ लेता है आपसे क्या, हाँ आपसे पूछ लेगा ये कि बौद्ध धर्म में तिरतन थे, उनके नाम बताओ। तो क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म में तिरतन थे। ये बहुत बार पूछ लेता है आपसे, बौद्ध धर्म में तिरतन जो थे उनके नाम बताओ क्या क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये इस क्वेश्चन का आंसर था आपका, है ना। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है इसमें कैसे करके, यानी कि आपसे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। क्या था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये हमें पेन टाइम मंगानी पड़ेगी, उससे ही आपका सही बनेगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और आपका अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या बनेगा आपका, है ना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें दे रखा आपका, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म छठी शताब्दी ईसा में कहाँ हुआ था? ये इसमें आपका नहीं कि छठी शताब्दी ईसा में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बिहार में, है ना। यानी कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था,
है ना। देखो आपसे कैसा क्वेश्चन करेगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि बताओ जैन धर्म में, यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो कौन थे, महावीर स्वामी। अगर पूछेगा आपसे जैन धर्म के आपके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। अगर पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आपके ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ना, यानी कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये थे आपके जैन धर्म के संस्थापक। अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे, आपके महावीर स्वामी। वास्तविक संस्था पूछेगा तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के अगर आपसे पूछेगा क्या कि संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर ये बहुत बार पूछ लेता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, आपके पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। अब देखो उसमें आपकी डिटेल दे रखी है, इसमें क्या दे रखा आपका इसने, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। देखो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तथा इसकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर थी, पावपुरी राजगीर में, है ना। आपसे बहुत बार पूछ लेता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। अब देखो जैन धर्म के, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म के तीर्थन, ऐसी जैन धर्म के तीर्थन है। ये कौन कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपका यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या है, ये जैन धर्म के क्या आपके, ये जैन धर्म के तीर्थन है। बहुत बार पूछ लेता है आपसे कि जैन धर्म के तीर्थन कौन कौन से है। जैन धर्म के तीर्थन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर पूछ लेगा बौद्ध धर्म के, तो अभी पढ़ाए थे आपका क्या क्या, बुद्धम संघ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहला ऑप्शन पे सर सैयद मोहम्मद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये आपका जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पर क्या आपका नेहरू है। पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर है आपका क्या, पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। देखो इसकी डिटेल है आपकी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, यानी कि ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, है ना। आप यानी कि पूछ लेता है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब की थी, तो कब की थी, 1916 में की थी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है। यानी क्वेश्चन है आपका, हवा महल कौन से शहर में स्थित है। देखो क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, गुजरात में। हवा महल आपका कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर आपका, जयपुर में स्थित है। आप सभी को पता है, यानी कि आपका हवा महल जयपुर में स्थित है। और जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं। पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर, है ना। जयपुर को ही क्या बोलते हैं आपका, यानी कि पिंक सिटी बोलते हैं। देखो ये आपका हवा महल यहाँ पर आपका, है ना। इधर का इसमें चित्र भी इसका आपका, तो इसमें आपका पूछ लेता है बहुत बार, यानी कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, है ना। किसने की थी, सवाई जय सिंह ने। और देखो उसमें दे रखा हवा महल कहाँ पर स्थित है आपका, हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में। और दिल्ली में लाल किला स्थित है आपका। आगरा में कौन सा आपका, ताजमहल स्थित है। अगर मैं मुझे आपसे पूछ ले, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जयपुर आपका, यानी कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। अगर मुझे आपसे पूछ लिया क्या
कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, दिल्ली की स्थापना किसने की थी, आपकी दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल सिंह तोमर ने। किसने की थी दिल्ली की स्थापना, अनंगपाल सिंह तोमर ने। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ रखा था कि जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर ने की थी, लेकिन इस बारे में कहाँ पर चर्चा मिलती है, तो इसकी चर्चा मिलती है आपका चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर ने की थी, है ना। देखो पहला क्वेश्चन तो ये निकल गया आपका कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो पृथ्वीराज रासो लिखी है किसने, आपकी चंद्र बरदाई ने। और इसमें पृथ्वीराज रासो में ही लिखा हुआ मिलता है कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर ने की थी, है ना। फिर ऐसे में पूछ लूँ तो आपसे, यानी कि आगरा की स्थापना किसने की थी, आगरा की स्थापना किसने की थी, आपकी आगरा की स्थापना की थी किसने, यानी कि आपका सिकंदर लोदी ने। किसने की थी, आपका 1504 में आगरा की स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोदी ने। कब की थी, 1504 में। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो हमारी क्लास की पहली क्लास है, इसमें हमें पता भी नहीं इतना चलाने का इसको, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। जैसे हमने पहले अपनी यूट्यूब पर मैथ की क्लास की शुरुआत की थी, ऐसे ही इनको भी धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। इसमें हम अपना कंटेंट अच्छा देंगे। और ये आपकी पीडीएफ सभी के सभी जितनी पीडीएफ है ना, आपको एक जैसी पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ भाई आपके पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। हम आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इसमें आपको ना वो कर लेंगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस की, यानी कि किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि ब्रह्म, इसमें कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। फिर है ना क्वेश्चन में देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने। देखो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त कब की थी, यानी कि आपका 20 अगस्त 19 यानी कि 1828 में की थी। कब की थी, 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी, है ना। पूछ लेता है बहुत बार, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। फिर पूछ लेता कब की थी, कब की थी आपकी 20 अगस्त 1828 में। फिर आपसे पूछ लेता, जैसे कि नीचे क्वेश्चन दिया आपका, देखो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पूछ लेता क्वेश्चन, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। तो रामकृष्ण परमहंस की इसमें ही आपका स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। 1897 में आपका जो है यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी यानी कि आपका विवेकानंद ने की थी, है ना। एक क्वेश्चन था ये। तो देखो क्वेश्चन इसमें अगर मुझे आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन मुझे आपसे कर लिया है, आप मुझे बताओ ये तो आपको ब्रह्म समाज की स्थापना थी। अगर क्वेश्चन बन गया क्या कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने दिया है, भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। यानी कि आपसे ऑप्शन दिए है, अरे ऑप्शन में आपसे बताया ना कि भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे। जैसे पहला ऑप्शन में रखा था लतीफ खान, दूसरे पहले ऑप्शन पर लतीफ खान है, दूसरे ऑप्शन पर हरिप्रसाद है, और तीसरे ऑप्शन पर बिस्मिल्लाह खान है, और चौथे ऑप्शन पर क्या आपका रविशंकर है। तो उसका आंसर बनेगा आपका बिस्मिल्लाह खान। यानी कि शहनाई वादक कौन थे आपके, बिस्मिल्लाह खान थे, है ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, और लतीफ खान मशहूर सारंगी वादक थे, और रविशंकर मशहूर सितार वादक थे। भाई ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछ लेता है कि रविशंकर का जो है ना किससे संबंध था, तो सितार वादक थे रविशंकर, और शहनाई वादक आपके बिस्मिल्लाह खान हो गए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। यानी कि प्लासी का युद्ध जो होता है ना आपका, कौन से वर्ष में लड़ा गया था, तो यानी किस किस के बीच लड़ा गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ऑप्शन में दोगे। चलो मैं तो बता रहा था प्लासी का युद्ध का आपका
कौन से वर्ष में लड़ा गया था। मैं दे रहा इस क्वेश्चन का आंसर है, नहीं तो मैं आपसे बता रहा कि कौन से वर्ष लड़ा गया था, लेकिन आप मुझे इसका आंसर बताओगे किस किस के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर तो है आपका नहीं कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में देंगे कि किस किस के बीच लड़ा गया था, यानी किस किस के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट्स करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हाँ, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। भाई मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। आप मुझे आंसर देंगे, यानी कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या है आपका, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यानी कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। भारत को जान देखो, उसमें वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है ना। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहता है, बाल गंगाधर को लोकमान्य कहा जाता है, क्या कहते हैं, लोकमान्य। अभी देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता रहा किसी भी एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यानी कि क्वेश्चन पूछ लेता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी थी, 1915 में दी थी, है ना। भाई ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मैं आपसे पूछ लिया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, अगर मुझे आपसे क्वेश्चन कर लिया तो भारत के कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। कौन थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। भाई ये क्वेश्चन अपनी किताब में नहीं कि अपने बुक में नोट करते रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक बताना कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले ऑप्शन पे इमरान खान है, दूसरे ऑप्शन पर नवाज शरीफ है, तीसरे ऑप्शन पर बेनजीर भुट्टो है, और आपका ऑप्शन नंबर डी पे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि भारत रत्न, भारत का जो है ना, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न मिला था, कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। ये था इसका आंसर। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस किस नाम से, सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी। तो पूछ लेता है किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बेनजीर भुट्टो। कौन थी, बेनजीर भुट्टो लिख रहा ना आपका। यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बेनजीर भुट्टो, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। यानी किसको पूछिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी किसके द्वारा, आपका जो है ना, किसके द्वारा जनसंघ में निहित है। यानी कि किसने जो है ना जनसंघ में निहित की थी भारतीय जनता पार्टी, यानी किसने स्थापित की थी भारतीय जनता पार्टी जन संघ निहित में आपका। यानी कि इसमें इसमें पूछ लेता है जन संघ निहित में। तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन पर देखो श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। पहले ऑप्शन पर प्रसाद मुखर्जी, दूसरे ऑप्शन पर अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे पे लाल कृष्ण आडवाणी, और चौथे पे क्या आपका मुरली मनोहर जोशी। तो इसका आंसर बनेगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका, श्याम प्रसाद मुखर्जी। देखो यार, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ में निहित है ना, इसने की थी भाई। आपका पूछ लेता है यानी किसके द्वारा जनसंघ में निहित है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा। अब इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? देखो जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है ना, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा ऑप्शन चित्तरंजन दास ने। चौथा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर बनेगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने देता? ये दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था आपका। देखो ये दे आपका, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने देता। दादा भाई नौरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि भारत के वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, यानी कि भारत के वृद्ध व्यक्ति। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, यानी कि पूछ लेता है बहुत बार। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब कब की थी? 1905 में। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में करोगे कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप मुझे इनके कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसके डिजाइन किया गया था, यानी किसने डिजाइन किया था? सॉरी आपका, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है ना, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करोगे और कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, है ना। इन्हें किसने डिजाइन तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, है ना। अब इसके बाद अपना ये आपका यानी कि चैनल का लोगो आ गया इसमें। भाई आप सभी को जो है ना, जितने भी हो सके, तो हमारी आज ऐसे पहली क्लास थी, लेकिन धीरे धीरे हम इसके बारे में सारा सीख जाएंगे कैसे कैसे, इसमें फिर आपका बेस्ट देंगे जितना भी हो सके। और ये पीडीएफ आपके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, और हम व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना आपका मोबाइल नंबर नीचे दे देंगे, आप उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो और ये पीडीएफ आपको उसमें मिलती रहेगी, है ना। और जितना भी हो सके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करें, है ना, क्योंकि आपका ये चैनल है ना। धन्यवाद।